हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के पीरियोडिक टेस्ट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो उन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में हम कैसे सोचते हैं, कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए, तो उन पीरियोडिक टेस्ट से रिलेटेड मैं कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूं पहले 3 चैप्टर्स के। और 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और बहुत मजा आएगा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना, क्योंकि इनके लिए अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है। देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जनरली बच्चों की ये थिंकिंग होती है कि ये मुश्किल सवाल होते हैं, बट ये मुश्किल नहीं होते, बहुत ईजी होते हैं, ईजी टू स्कोर होते हैं। आपको बस फोकस करना है, आपको बस फोकस करना है और आप लोगों को क्या करना है, चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मुश्किल ही होगा। जैसे केस बेस्ड होते हैं, असर्शन रीजन होते हैं, उन्हीं को कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोला जाता है और जिसमें थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, बाकी बढ़ते आगे यार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही दोगे क्योंकि इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों को मिलता रहता है, तो मेक श्योर भूलना मत, है ना। और देखते हैं अब अपने पहले सवाल को। तो पहला सवाल है आप लोगों के पास, m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m की पावर इतना, m इज इतना, n इज इतना, तो आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बेटा m आप लोगों के पास कितना दिया गया है, p स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 3, और n आप लोगों के पास कितना दिया गया है बेटा, p की पावर 3 इंटू क्यू स्क्वायर। अगर मैं बात करूं बेटा एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम सब कुछ लिखते हैं, जो जो मुझे दिख रहा है सब कुछ लिखते हैं, और उनकी हाईएस्ट पावर, p की हाईएस्ट पावर 3, क्यू की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ के केस में मैं क्या लिखता हूं, जो जो कॉमन है, कॉमन क्या है, p और q दोनों के दोनों कॉमन है, और उनकी लोएस्ट पावर, p की लोएस्ट पावर 2, q की लोएस्ट पावर 2, बस ये हो गया इनका एलसीएम एचसीएफ। बहुत सिंपल है ना। 1 मार्कर सवाल आता है आप लोगों के पास ऐसा सा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, ग्रो मोर प्लांटेशन हैव 2 रेक्टेंगुलर फील्ड्स सेम विड्थ बट डिफरेंट लेंथ, they are required to plant 84 trees in the smaller field and 231 trees in the larger field। देखो, दो तरह के फील्ड है, एक स्मॉलर फील्ड है, एक स्मॉलर फील्ड है, उस स्मॉलर फील्ड में कितने पेड़ लगाने, 81 ट्रीज लगाने, और जो लार्जर फील्ड है, बड़ा वाला फील्ड है, उसमें कितने ट्रीज लगाने बेटा, 231 ट्रीज लगाने, है ना। 84 एंड 231, सॉरी 84 and 231। ठीक है, if both in both the field the trees will be planted in the same number of rows number of rows क्या होनी चाहिए, same number of rows, ठीक है ना, but different number of columns can be different but number of rows should be same, है ना। what is the most number of rows that can be planted in this arrangement, if the trees are planted in the number of rows obtained, how many columns of each of the field। देखो, बहुत सिंपल सी कहानी, आपको 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 एक छोटा खेत है, उसमें कितने पेड़ लगाने हैं, इतने, और एक बड़ा खेत है बेटा, उसमें कितने पेड़ लगाने, इतने। अब इनको आपको क्या करना है, कुछ मतलब इस तरीके से अरेंज करना है, जैसे एक पेड़ ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, इस तरीके से, फिर ऐसे 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 ऐसे, 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 है ना। जो नंबर ऑफ रोज है, ये जो रोज है, ये क्या होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। कॉलम्स कैन बी डिफरेंट इन बोथ ऑफ द फील्ड, दोनों फील्ड के कॉलम्स अलग हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं यार, एक रो में एक फील्ड में, अगर मैं एक फील्ड की बात करूं, एक रो में एक फील्ड में क्या 84 और 231 से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं। मान लो अगर मेरे पास छोटा खेत है, स्मॉलर फील्ड की बात करो, क्या मैं उसमें 84 से ज्यादा ट्रीज लगा सकता हूं एक रो में। आप बोलोगे भैया पगला गए हो क्या, कैसे लगाओगे, 84 से ज्यादा होते हैं तो ट्री ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कम ट्रीज हम लगा सकते हैं बट ज्यादा नहीं लगा सकते। कम का मतलब छोटा, छोटा का मतलब एचसीएफ। कभी भी बस आपको यह पता लगाना है छोटा नंबर निकालना है या बड़ा नंबर, तो एचसीएफ निकाल लो इन दोनों का। 84 का फैक्टराइजेशन करोगे, देखो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 42, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 21 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 231 को अगर मैं 3 8 3 जा 24, नहीं 7 3 जा 21, 3 से डिवाइड करूंगा 7 और 7, फिर 7 से, फिर 11 से, ये। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालू बेटा, एचसीएफ हो जाएगा इनका कितना, 3 3 इंटू 7, सॉरी 3 इंटू 7, यानी कि कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 21, यानी कि एक रो में कितने ट्रीज होंगे, 21
ट्रीज होंगे, 21 ट्रीज होंगे एक रो में। कितने ट्रीज हो जाएंगे? 21 ट्रीज हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको ये निकालना है यार कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स कितने होंगे। अगर मैं छोटे वाले खेत की बात करूं, स्मॉलर फील्ड की बात करूं, स्मॉलर फील्ड में कितने पेड़ है टोटल? ऐसे सवाल हमने अपने वन शॉट वीडियो में किए। एक और चीज यार, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास वन शॉट वीडियोस है पहले 3 चैप्टर्स का, है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सभी चैप्टर्स का उसमें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखो। वन शॉट वीडियो में मैंने हर एक टाइप का सवाल कराया है, सेम मतलब ऐसे सवाल भी कराए, है ना। तो स्मॉलर ट्री कितने हैं बेटा आप लोगों के पास? टोटल कितने? 84। अगर एक रो में 21 है तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर रोज आपके पास कितने हो जाएंगे? ये आपके पास हो जाएंगे, दोनों को डिवाइड कर दो तो 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं लार्जर फील्ड का निकालूं तो कितना हो जाएगा बेटा? 231/21 हो जाएगा। 231 को 21 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इनका क्या निकाल सकते हो, है ना। एक उसमें इतने आगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन स्मॉलर फील्ड 4, नंबर ऑफ कॉलम्स इन लार्जर फील्ड इज 11। ठीक है भाई, तो ऐसे करना है बस इसको। ठीक है, चलो एक और सवाल जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है। ये सवाल क्या कहता है? ये आप लोगों के पास इस तरीके से एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है पिछले कई सालों से। कहता है P बी अ प्राइम नंबर एंड K बी अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है P कोई प्राइम नंबर है और क्या क्या है? K कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इफ P डिवाइड्स K स्क्वायर, मान लो P जो है वो K स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि ये K को भी डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा? K को भी डिवाइड करेगा। तो देखो K तो डिविजिबल है P से, K क्या है? P से डिविजिबल है। अब मान लो K अगर P से डिविजिबल है, K अगर P से डिविजिबल है, तो मान लो इसको इस तरीके से समझते, मान लो मेरे पास है 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर अगर बेटा 5 से डिविजिबल है तो क्या 15 5 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल 5 से डिविजिबल होगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं, क्या 7 × 15 5 से डिविजिबल होगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल डिविजिबल है, ये डिविजिबल है तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, है ना। ये डिविजिबल है इससे, है ना। तो इसका मतलब है क्या है? 7K भी क्या है? P से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एक और चीज को देखो बेटा, 15 है, 15 है ना, ये क्या है? K स्क्वायर, K का वैल्यू क्या है? 15। तो यानी कि 15 × 15 × 15, क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? है ना, क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? इस केस में मैंने K को क्या माना है? 15 माना है, और P को क्या माना है? 5 माना है ना। तो ये क्या है? 5 से डिविजिबल है, यानी कि 15 की पावर 3, ये भी क्या है? 5 से डिविजिबल है। K की पावर 3, ये भी क्या है? 5 से डिविजिबल है। अब आ जाओ बेटा सबसे इंपॉर्टेंट भाग पे, 15/2 K/2 यानी कि 15/2 7.5। क्या ये 7.5 5 से डिविजिबल है? आप बोलोगे भैया डेसिमल हटा दो, ऐसे कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 3 और ये हो जाएगा 5 1 5 15 5 75, और इसको काटोगे 5 से 10, इसको काटोगे 3, इसको काटोगे 2, डिवाइड हो जाएगा 1.5 आएगा, बट डेसिमल में आएगा, डेसिमल में नहीं लाना है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? K/2 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा, बाकी सारे डिविजिबल होंगे। K 7K एंड K, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बाबूजी, ऐसे करना है इनको। चलो अगला सवाल है आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से, कहता है P एंड Q आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज है बेटा, एक है P एक है Q। ठीक है ना, कौन से 2 जीरोज है? एक है बेटा P, एक है Q। मैंने आपको बताया है विदाउट यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज ऑफ P और Q की वैल्यूज नहीं निकालनी है, आपको इसका आंसर निकालना है। कह रहा है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से P और Q की वैल्यू मत निकालो, बट इसको सॉल्व करो बिना P और Q की वैल्यू निकाल के। मतलब यहाँ पे P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। कैसे करोगे? देखो 1 - P × 1 - Q, ये है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 को Q से करोगे -Q आएगा, -P प्लस P × Q हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा, माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो Q प्लस P हो जाएगा, प्लस PQ हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और देखूं तो 1 - P को आगे लिख सकता हूँ, Q को पीछे लिख सकता हूँ, प्लस PQ। अब बेटा अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? 2x² + 5x - 4, 2x² + 5x - 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स है बेटा, एक है P एक है Q, है ना। तो P + Q, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? -B/A, है ना, और P × Q ये आप लोगों के पास हो जाएगा C/A।
c अपॉन ए। ठीक है, तो 1 माइनस पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, -5/2, और p इंटू क्यू कितना हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2 -2, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5/2 -1, यानी कि 5 - 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है महाराज, चलो जी आ जाओ। अब एक और सवाल पॉलिनोमियल से, बहुत बेहतरीन सवाल है ये भी। कह रहे हैं कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द जीरोस आर इन द फॉर्म ऑफ दिस, इफ k इज द रियल नंबर, यूज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आ जाओ कैसे करोगे, आ जाओ कैसे करोगे। कह रहे हैं कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² + 6x -3, 2x² + 6x -3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, एक है बेटा 3 + √k/2 और एक है बेटा 3 - √k/2। ये दो जीरोज है इसके, ये दो रूट्स है इसके, ये दो जीरोज है। अब आपको ये बताना है कि इनका रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स था, उस रिलेशनशिप को यूज करके आपको क्या करना है, आपको k की वैल्यू निकालनी है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे यार, आपको पता है बेटा मल्टीप्लीकेशन और एडिशन होता है, तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं इनको। जीरोज का जो मल्टीप्लीकेशन है, जीरोज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है c/a के बराबर, है ना। तो ऊपर बन जाएगा a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b², b कितना है √k, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू c कितना है -3 है और a कितना है 2 है, तो ये इससे काटोगे 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √k का स्क्वायर k हो जाएगा, और 2 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो 3 × 2 कितना हो जाएगा -6, -6 को इधर, इसको इधर, तो 9 + 6 यानी कि k के बराबर, तो 9 + 6 यानी कि 15 इज इक्वल्स टू k के बराबर। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे कर लोगे, k की वैल्यू 15 ही है ना, हाँ k की वैल्यू 15। ठीक है जी, चलो अगला सवाल कहता है shown below is a part of a graph of a polynomial hx, on dividing hx by which of the following will be the remainder 0। कह रहा है कि ये जो ग्राफ है आपके पास, ये किसका ग्राफ है बेटा, hx का ग्राफ है, hx का ग्राफ है। अब इस hx को मान लो मैंने किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे आपको ये बताना है अगर मेरा रिमाइंडर 0 आया, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आया, यही है ना, रिमाइंडर भी 0, तो ये gx कौन सा पॉलिनोमियल होगा, x - 2, x + 2, x - 4, x + 4, कौन सा पॉलिनोमियल होगा। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको बस ये चेक करना है कि ये कौन से उस पे पार्ट पे इसको कट करता है, यानी कि ये x इज इक्वल्स टू -2 पे क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। अब ग्रेड 9th में आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी। अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में, मतलब यहां पे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है hx क्या हो रहा है, यहां पे 0 हो रहा है, किस पे, जब मैं x की वैल्यू को -2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आपका hx क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी कि x की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे मेरा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, वो है -2, यानी कि ये -2 क्या है, इसका जीरोज है, इसका जीरोज है। फिर हम समझते थे कि अगर मैं -2 को इधर ले आऊं और ये x + 2 हो जाएगा, x + 2 = 0, है ना, ये हो जाएगा। यानी कि ये जो x + 2 है ये क्या है, इस hx का फैक्टर है। ऐसा हम पढ़ा करते थे ना रिमाइंडर थ्योरम में कि x की वैल्यू अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूं, मेरा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल अगर 0 आ रहा है तो वही मेरा रिमाइंडर भी होता है, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो कौन से पॉलिनोमियल से ये डिवाइड हुआ होगा, x + 2, इसका मतलब x + 2 क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो x + 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो। If a pair of linear equation is given by this has unique solution, अगर unique solution है बेटा तो आपको पता है a1/a2 does not equals to b1/b2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर इसको इधर, तो ये हो जाएगा a1b2 does not equals to b1a2। कहां पे है ये, a1b2 does not equals to b1a2, ये इसके बराबर है। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, है ना, ये 3 पार्ट्स में ब्रेक है। केस स्टडी क्वेश्चन है, कहता है क्या, द टोटल कॉस्ट स्नोडन आइसक्रीम पार्लर इज
divided into fixed cost and variable cost. ठीक है, fixed cost is the cost that the ice cream parlor has incur even at zero level of production, and variable cost that will be directly proportional to each unit of the ice cream sold. ठीक है, the parlor launched new flavor of ice cream and wanted to find the fixed and variable cost associated with it. They found that their total cost for that flavor is इतना by selling 150 unit, इतना by selling 150 units and इतना by selling 250 units. अब देखो सवाल को समझो, कह रहा है कि भाई एक आइसक्रीम फ्लेवर जो देते हैं ना, आइसक्रीम फ्लेवर्स, उनका एक फैक्ट्री है, कंपनी है, कुछ भी समझो, ये दो तरह के चार्जेस लेती है, एक है बेटा फिक्स चार्ज और एक है बेटा वेरिएबल चार्ज. फिक्स चार्ज मतलब फिक्स चार्ज जो है वो कह रहा है कि अगर आपका प्रोडक्शन जीरो भी होगा, मतलब क्या है, देखो लिखा है ना, the fixed cost is the cost that occur आइसक्रीम पार्लर हैज इनकर इवन अ जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन. अगर आपने एक भी आइसक्रीम नहीं बनाई है तो भी आपको जीरो मतलब फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा. इसको इस तरीके से समझो कि मेरे पास एक आइसक्रीम है, ये एक आइसक्रीम है, ठीक है ना. अब इस आइसक्रीम पे मुझे फ्लेवर चढ़ाना है, मुझे क्या करना है, इस आइसक्रीम पे फ्लेवर चढ़ाना है, फ्लेवर. तो आप ये समझो कि इस आइसक्रीम कंपनी ने ये आइसक्रीम बनाई है, उसका फिक्स चार्ज है, ऐसे समझो. और फ्लेवर चढ़ाने का हर एक, देखो आइसक्रीम जैसे बना रहे हैं, चाहे वो छोटी आइसक्रीम हो, बड़ी आइसक्रीम हो, कोई सी भी आइसक्रीम हो, उसको बनाने का एक फिक्स चार्ज है. लेकिन जो वेरिएबल चार्ज है उस पे फ्लेवर चढ़ाने का है. एक आइसक्रीम पे फ्लेवर चढ़ाओगे तो 10 रुपए देने पड़ेंगे, 2 पे चढ़ाओगे तो 20 रुपए और देने पड़ेंगे. मतलब समझो अगर जो इसका फिक्स चार्ज है वो है 20 रुपए, 20 रुपए तो आपको देने ही देने हैं आइसक्रीम बनाने के. लेकिन फ्लेवर चढ़ाओगे तो एक आइसक्रीम के 10 रुपए देने पड़ेंगे, 2 आइसक्रीम के कितने देने पड़ेंगे, 20 देने पड़ेंगे, 3 आइसक्रीम के कितने देने पड़ेंगे, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है. फिक्स चार्ज सभी आइसक्रीम का सेम है, फिक्स चार्ज एक फिक्स चार्ज है ना. और 3 आइसक्रीम का कितना हो जाएगा, 30 रुपए, है ना. तो ये फिक्स चार्ज आप लोगों ने मान लिया है कितना है, x रुपीज है. और जो वेरिएबल चार्ज है, जो फ्लेवर का वेरिएबल चार्ज है वो क्या है, y रुपीज पर आइसक्रीम है, ठीक है. अब वो क्या कहता है, सवाल में कि भैया 150 आइसक्रीम बनाई और उसके कितने रुपए देने पड़े, 27,500 रुपए देने पड़े 150 आइसक्रीम के. तो यार ये जो 150 आइसक्रीम थी, इनमें आपको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है x. अब एक आइसक्रीम का y रुपए वेरिएबल है, तो 150 आइसक्रीम का कितना हो जाएगा, 150 y इज इक्वल्स टू 27,500. एक इक्वेशन ये बन गई. वैसे ही दूसरा क्या है, 250 आइसक्रीम के आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 250 आइसक्रीम के आपको देने पड़ रहे हैं 32,500. तो x वेरिएबल फिक्स चार्ज तो देना ही देना है. 250 आइसक्रीम है तो 250 y इज इक्वल्स टू 32,500. इक्वेशंस बन गई है ना. पहले वाले पार्ट में उसने यही बोला होगा इक्वेशंस बनाओ, फिर वो बोलेगा इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व भी कर लेते हैं. सॉल्व करोगे तो -100y इज इक्वल्स टू 000 और 500 आ जाएगा, है ना, 5000 आ जाएगा, ठीक है. ये 2 से 2 0 कट गए तो y का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया. यानी कि जो वेरिएबल चार्ज है वो कितना है, 50 रुपए. किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, x प्लस 150y, 150 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 27,500. तो 150 इंटू 50 यानी कि 15 5 75 होता है, तो 7,500 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 27,500. तो 7,500 अगर मैं उधर भेज दूँ तो 27,500 माइनस 7,500, तो ये हो जाएगा आपके पास 20,000. आइसक्रीम का फिक्स चार्ज है 20,000, ठीक है जी. ऐसे करना है. तो फ्रेम द इक्वेशन, सबसे पहले आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है. इक्वेशन आपने ऐसे फ्रेम करी. दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट फॉर न्यू फ्लेवर, है ना. फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है. फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया, 20,000 आ गया. वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया आप लोगों के पास, 50 रुपए आ गया. बस ऐसे करना है यार इस सवाल को, ठीक है जी. सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन. आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी. बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन. टाटा बाय बाय, सी यू सून.